आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू आज का कोरोना कवरेज लेकर। आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट में हम आपके लिए दुनिया भर से कोरोना से जुड़ी खबरें और मेडिकल साइंस की बातें करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बिहार में वैक्सीन को लेकर तैयारी कैसन चल रहल बा। आपने टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में इस साल बहुत सुना होगा, है ना? तो आखिर ये कौन सी सेल्स होती हैं, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। अंत में एक कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात भी होगी। पहले कोरोना से जुड़ी देश प्रदेश से आई अपडेट्स। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 6.4% हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रिकवरी दर भी सुधरती जा रही है। यहाँ ठीक होने की दर करीब 95% तक पहुंच गई है। साथ ही संक्रमण दर 3.42% पर है। इसके अलावा सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर रणजीत सिंह ढिसले और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रणजीत सिंह ढिसले ने कुछ दिनों पहले ही $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनके देश में 27 दिसंबर से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होगा। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल अपने नागरिकों को टीका लगवाने वाला पहला देश बनेगा। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य में 2021 की शुरुआत में पहला टीकाकरण शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगने से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। ब्रिटिश नियामक अब इस मामले को काफ़ी गंभीरता से देख रही है। इस बीच नियामक ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोग जिन्हें किसी दवा, खाने या वैक्सीन से एलर्जी है वो फाइजर की कोरोना वैक्सीन का टीका ना लगवाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना की वैक्सीन को लेकर तैयारी और तेज़ हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्लान भी तैयार कर लिया है। योजना के अनुसार ब्लॉक स्तर पर कैंप लगेंगे और एक हेल्थ वर्कर रोज 100 लोगों को वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीन के बाद लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले mRNA कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इसे जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जा रहा है। आज सबसे पहले बिहार लिए चलते हैं आपको, फिर बाकी की बातें करेंगे। वैक्सीन को लेकर इंतज़ार अब थोड़ा और करना पड़ेगा क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मिली है। लेकिन राज्य सरकारें वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियों को लेकर फुल एक्शन में हैं। आइए बिहार में ग्राउंड लेवल पर क्या तैयारी है वो जानते हैं। इसके लिए मैंने आज तक के एसोसिएट एडिटर रोहित कुमार सिंह से बात की। सर, वैक्सीन स्टोरेज को लेकर क्या तैयारियां चल रही है बिहार में? कितने डोजेस जो हैं वो बुक कर लिए हैं? देखिए, जैसा कि खबर आई है कि बहुत जल्द देश भर में कोविड के वैक्सीन जो हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। तो इसको लेकर अब इसका वितरण कैसे किया जाएगा जनता के बीच में और उसका रख रखाव कैसे होगा, इसको कहाँ पे रखा जाएगा, इसको लेकर तमाम जो राज्य हैं वो अपने लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं और उसी में बिहार भी एक है। और नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड के वैक्सीन जब बिहार आएंगे तो उनके वितरण और रख रखाव की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है राज्य सरकार की तरफ से वो ये कि फिलहाल पहले चरण में तकरीबन 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज को रखने के लिए और उसके वितरण के लिए जो है काम चल रहा है। और अगर हम सिर्फ पटना की ही बात करें तो राजधानी पटना में ही तकरीबन 10 लाख डोज को रखने की जो है उसकी व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। और जो मुख्य तौर पर अगर हम पटना में बोले तो और अन्य जिलों की भी बात करें तो पशुपालन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग ने टाई अप किया है और पशुपालन विभाग जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो वैक्सीन को किस तरीके से रख रखाव करता है। तो अगर हम पटना में, जैसे मैं बता रहा था, पटना में 10 लाख वैक्सीन डोजेस
रखने की तैयारी की जा रही है। और इसके लिए जो जिला पशुपालन कार्यालय है वहां पर एक जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो पहले से ही काम कर रहा है, जहां पर 2 लाख डोज रखने की व्यवस्था है। और साथ ही ऐसे ही 2 अन्य कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसकी भी क्षमता 2-2 लाख होगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर पटना में हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें तो 3 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बहुत जल्द हो जाएगा और 6 लाख डोज यहाँ पे रखे जा सकते हैं। और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को ILR भी पहुंचाया गया है। ILR दरअसल आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर होता है और इस रेफ्रिजरेटर में जो है कम से कम 10,000 डोज इसमें भी आप रख सकते हैं, सुरक्षित रखा जा सकता है सही टेम्परेचर पे। तो पटना में ऐसे तकरीबन 39 ILR मशीन जो है वो पहुंच चुके हैं और विभिन्न ब्लॉक्स में उन्हें बांटा जा रहा है। तो बिहार में जैसा कि मैं बताया 2.5 करोड़ डोज को रखने की यहाँ पर जो है तैयारी तमाम जिले में जो है मिला के की जा रही है। तो वैक्सीन जो है यहाँ सबसे पहले किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सबसे पहले पूरे देश में जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही सबसे पहले कोविड के वैक्सीन जो दिए जाएंगे। और उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बिहार में भी फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले जो है वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। और जहां तक मैं रखरखाव की भी बात कह रहा था, उसके लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिलों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी वैक्सीन को रखने की जो है तैयारी शुरू कर दी है। तमाम जिलों से एक जानकारी प्राप्त करके एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि हर एक जिले में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने निजी अस्पताल हैं, कितने सरकारी अस्पताल हैं। इन सबको एक डेटाबेस बनाकर वहां भी वैक्सीन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जहां तक वितरण की बात है तो सबसे पहले कोविड-19 में जो पिछले 9-10 महीने से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है, उनको सबसे पहले जो है वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे जब भी ये उपलब्ध होगा तब। तो एक तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरा वो भरपूर है बिहार में अभी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि देश पूरे अगर बिहार की बात करें तो तकरीबन 650 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है सरकार के पास में, जिसकी क्षमता तकरीबन 1.5 करोड़ है। यानी कि आप मानिए जितने अभी व्यवस्था सरकार के पास है उसमें आप केवल 1.5 करोड़ ही वैक्सीन के डोज को रख रखाव उसका कर सकते हैं, लेकिन इस क्षमता को बढ़ाना है 2.5 करोड़ तक। तो अब बाकी का 1 करोड़ जो है उसके लिए जो है तैयारी की जा रही है। जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, ILR मशीन जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, उन्हें सभी जिलों में जो है बंटवाया जा रहा है, सभी ब्लॉक लेवल तक उसको ले जाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया 1.5 करोड़ की फैसिलिटी अभी उपलब्ध है सरकार के पास, लेकिन इस क्षमता को 2.5 करोड़ वैक्सीन की डोज तक ले जाना है। तो इसके लिए जो है काम इस पर चल रहा है। शुक्रिया रोहित। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कोरोना के दौर में आपने कई बार ऐसे मेडिकल और साइंटिफिक टर्म्स के बारे में तो सुना होगा जिसे पहली बार में समझना वाकई मुश्किल होगा। अभी वैक्सीन ट्रायल्स के दौरान भी साइंटिस्ट ने कई बार टी सेल्स और बी सेल्स का जिक्र किया है। इस वैक्सीन में टी सेल्स ज़्यादा जनरेट हुआ है तो उस वाले वैक्सीन में बी सेल्स ज़्यादा जनरेट हुआ है। आखिर ये क्या बला है? आइए इसे क्लियर करते हैं। इसके लिए मैंने इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष के दत्ता से बात की। तो सर, सबसे पहले तो शुरुआत इम्यूनिटी से ही करना चाहती हूँ। ये क्या होता है और कितने प्रकार की होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कोई अगर हमारे पर हमला करता है तो हम उससे अपना बचाव करते हैं। लाइफ की क्वालिटी होती है कि वो अपना सस्टेनेंस, अपना सर्वाइवल इंश्योर करता है। इसी वजह से बच्चों का जन्म भी होता है और इसी वजह से बॉडी अपने आप को बीमारियों से भी बचाती है। तो इम्यूनिटी को 2 तरीके से, हर बीमारी के लिए अलग अलग तरह की इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज होती है बॉडी की, लेकिन ब्रॉडली हम 2 तरह से उसको समझते हैं। एक जो इनेट होती है, जो बॉर्न
होती है जब कोई बच्चा किसी भी एनिमल का, इंसानों का इंक्लूडेड, जब उसका जन्म होता है तो उस वक्त एक बेसिक जो इम्यूनिटी के साथ उसका जन्म होता है उसे हम इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद बीमार पड़ता है बच्चा और उस बच्चे के अंदर उस बीमारी की वजह से दूसरे तरह की इम्यूनिटी आती है। जैसे कि अगर आपको या किसी व्यक्ति को पहले दिन 1 किलो वजन उठाना हो, अगले दिन पता चले कि उसको 10 किलो वजन उठाना है, तो इमीडिएटली शायद ना उठा पाए, लेकिन थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो 10 किलो भी उठा ले। तो ये जो एडेड पावर आया, ये एडेड पावर हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एडेड पावर ऑफ फाइटिंग डिजीज, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो डेवलप होते रहती है। सर, इसमें जो टी सेल्स होते हैं वो क्या है? जो साइंटिस्ट भी बात कर रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल्स के दौरान भी उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन के डोज देने के बाद टी सेल्स बहुत ज्यादा इवोक हुआ है, तो ये क्या है टी सेल्स और बी सेल्स भी? देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं उनकी। ब्लड से इम्यूनिटी जो लड़ाई होती है एक्चुअली वो ब्लड के स्तर पे होती है। ब्लड से ही चूंकि सारी चीजें बॉडी में सर्कुलेट होती है, तो वो ब्लड में ही इनका ये सेल्स आते हैं। तो एक खास तरह का सेल होता है हमारी बॉडी में जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये 4-5 तरह के हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनमें जैसे अभी इस कोविड के दौरान जिसका आपने जिक्र किया कि वैज्ञानिक अपने रिसर्च में या जो वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें टी सेल्स और बी सेल्स की बार बार बात कर रहे हैं, तो ये दोनों टी सेल्स और बी सेल्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं। यानी ये WBC का एक टाइप, उसका ये सब टाइप है। तो जो टी लिम्फोसाइट को टी सेल्स कहते हैं और बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स कहते हैं। इनका जो रोल है ये बड़ा अहम है। ये आमतौर पर अगर कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी में आता है, कोई इंट्रूडर आता है, तो ये टी सेल्स उनको इनकी ट्रेनिंग, बॉडी इन सेल्स को ट्रेन करती है। जैसे टी सेल्स की ट्रेनिंग यूजुअली एक थाइमस ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, वहां होती है, और बी सेल्स की ट्रेनिंग यूजुअली लिवर जैसे जगहों पे होती है। जो टी सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैक करके उनको मारते हैं, लेकिन ये फौरन इमीडिएट रिस्पॉन्स है। जैसे किसी ने किसी पे अटैक किया या हमारे हाथ पे मच्छर बैठा और हमने फट से एक थप्पड़ मार दिया, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है जो टी सेल्स की तरफ से आता है। टी सेल्स में ही एक दूसरा टाइप होता है जिसे हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। ये जाकर बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। जब ज्यादा वायरस बैक्टीरिया हो जाए बॉडी में, उनकी एंट्री हो जाए तो उनको एक्टिवेट करता है और ये बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और वो एंटीबॉडीज जाके जो वायरस बैक्टीरिया बॉडी में आ गई है उनको मारने का, उनको रोकने का काम करते हैं। तो अच्छा सर, जो हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे डिसाइड करती है कि हमें किससे और कैसे लड़ना है? ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कोई खतरा देख कर समझ जाते हैं कि इससे हमें दूर होना है, लड़ना है या भागना है, तो बॉडी के अंदर अगर कुछ आ गया है तो उससे लड़ने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बॉडी ने जो ये जितने तरह के सेल्स की हमने बात की, तो जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज एक फिलॉसफी है लॉक एंड की। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है। कुछ मास्टर कीज भी होते हैं वैसे तो, लेकिन अमूमन हर ताले की एक अलग चाबी होती है, उसी से खुलता है वो ताला। तो हर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कोई भी दूसरा पैथोजन जो हमारी बॉडी में आता है वो एक खास शेप में होता है, माइक्रो लेवल पे, हर उस पे, और बॉडी हमारी उसी तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो जाके वो जो पैथोजन हमारे बॉडी में आया है वो एंटीजन का काम करता है, और एंटीबॉडी उसकी चाबी बनके उस ताले से जाके चिपक जाती है और इस तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर देती है
और ब्लड जो हमारी एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है बॉडी की, उसका इस्तेमाल करके उन सारे डेड एंटीजेंस को, वायरस बैक्टीरिया को, जो करोड़ों में होते हैं, उनको फ्लश आउट कर देती है बॉडी। तो सर, अब बात क्योंकि हम कोविड की कर रहे हैं, कोविड से रिलेटेड कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल की जो वैक्सीन हैं, क्या वो उतनी इम्यूनिटी रिस्पांस जनरेट कर रही है जितनी जरूरत है? देखिए, अभी जो टेस्ट हुए हैं और जो लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, अब जैसे फाइजर बायोएनटेक का जो वैक्सीन है, उसका अप्रूवल भी यूके में मिल गया है, बहरीन में मिल गया है, इंडिया में उन्होंने अप्लाई किया है। और अब रिपोर्ट्स उधर आ भी रही हैं कि जो उनका वैक्सीन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रिस्पांस दे रही है बॉडी में। टी सेल्स काफी संख्या में जनरेट हो रही हैं। टी सेल्स की एक खास बात ये भी होती है कि वो मेमोरी बिल्ड करती है बॉडी में, इम्यूनिटी की मेमोरी। यानी कि अगर किसी ने एक बार वो बॉडी में एंटर कर लिया है कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो टी सेल्स उस वक्त जो भी रिस्पांस पैदा करे और उनको मारे, वो उनको याद रखता है। यानी 2 साल बाद, 4 साल बाद, कुछ बीमारियों में तो पूरी लाइफ, अगर वो वापस से वो एंटीजन वायरस बॉडी में आता है तो टी सेल वो मेमोरी में रखता है, और जैसे वो वायरस बॉडी में डिटेक्ट हुआ इंटरनली, ये उनकी संख्या, वैसे एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ाने लगता है जो उनको टारगेट करे, उनको न्यूट्रलाइज करे, उनको मारे। तो ये इस वैक्सीन में देखा गया। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको बना रही है, उसमें भी टी सेल्स रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है। मॉडर्ना के वैक्सीन में भी ये रिस्पॉन्स है। अभी भारत का जो इंडिजिनस है, जो भारत बायोटेक बना रहा है ICMR के साथ, उसमें भी ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि टी सेल्स का रिस्पॉन्स अच्छा है। यानी कि ये वैक्सीन जो है ये मेमोराइज कर रही है, बॉडी को तैयार कर रही है और मेमोरी बिल्ड कर रही है, ताकि जब वो वायरस असली में आ जाए तो उससे फाइट कर सके। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि इम्यूनिटी बिल्ड करने का कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि कोविड से या तो नेचुरली बीमार होके इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए या वैक्सीन के जरिए बिल्ड हो। जो नेचुरल इम्यूनिटी में हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है। यानी कि जो नेचुरल है उसमें एक गुंजाइश छूट जा रही है कि लॉन्ग टर्म यानी सीजनल भी, 1 साल के लिए या 3-4 महीने के लिए भी इम्यूनिटी शायद बिल्ड नहीं हो पा रही है कुछ केसेस में। लेकिन वैक्सीन के जो कैंडिडेट्स हैं जितने अभी तक टॉप के, उनकी जो रिसर्च पेपर्स पब्लिक डोमेन में आए हैं उनमें ऐसा कोई लूपहोल नहीं देखा गया है। यानी कि ये 100% एटलीस्ट सीजनल 5-4 से 6 महीने के बीच का इम्यूनिटी रिस्पांस जनरेट कर रही है। तो ये थोड़ी बेहतर स्थिति है। जो आपके सवाल कि क्या इतना स्ट्रांग इम्यूनिटी रिस्पांस बॉडी में ला पा रही है, उसके जवाब में हाँ कहा जाएगा। शुक्रिया प्रभाष जी। अब तो ज़िंदगी भर ना भूलेंगे ये दोनों सेल्स के बारे में, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई पूछ दे आपसे तो बता दीजिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक कोरोना सर्वाइवर से और जानेंगे कोविड पॉजिटिव होने के दौरान इन्होंने वर्चुअल टूर कैसे किया। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। अब बारी है आपकी मुलाकात एक कोरोना सर्वाइवर से करवाने का। इनका नाम है निखिल और ये भोपाल से हैं। जब ये कोविड पॉजिटिव पाए गए तब इन्होंने कैसे नई नई चीज़ें सीखी और वर्चुअल टूर भी किया, इन्हीं से सुनते हैं। और सबसे पहले निखिल जी, कांग्रेट्स कि आप कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हुए। कैसा महसूस हो रहा है अभी? मतलब मेनली काफी बहुत नॉर्मल था कि मैंने मेंटली मैं बहुत प्रिपेयर था इस चीज के लिए कि किसी को भी हो सकता है, कोई ये बड़ी बीमारी नहीं है।
अगर आप मेंटली थोड़े वीक हो तो आपको हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। अच्छा है, मतलब कभी आपको लगेगा कि अभी वीजिंग महसूस होगी कि मतलब बहुत ज्यादा हाफ रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाओगे। बट टच वुड मुझे मतलब ऐसा फीवर वाले सिम्टम्स नहीं थे, तो मैं बेटर था उस टाइम पर। मुझे मतलब मेरे स्मेल आना बंद हो गया था, तो ये सब चीजें मेरे साथ इतनी नहीं थी। मतलब पार्शियल थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, बट प्रोडक्टिव था मेरा क्वारंटाइन पीरियड, क्योंकि मैं बहुत मूवीज वगैरह कम देखता, मैंने मूवीज देखी मैंने तो काफी सारी चीजें नहीं पता चली। मैंने रिसर्च करे कि कोई भी मतलब ऑब्वियसली हम कहीं कहीं घूमने जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं तो नई चीज एक्सप्लोर करने को मिलती है, बट जा तो सकते नहीं थे। तो तो फिर मतलब फिर मैंने घर पे बैठ के रिसर्च करा कि हाँ, कि अगर हम यहाँ जाते तो हमें क्या मिलता। वर्चुअल टूर बहुत ज्यादा करे मैंने, तो मुझे वर्चुअल टूर टूर में भी मजा आया है बहुत। मतलब हाँ, ये अच्छा है। और फिर एक वर्चुअल टूर मतलब हाँ इसका ये जरा मुझे बताइए, वर्चुअल टूर कैसे किया आपने कोरोना के टाइम में? बात, एक्चुअली मेरे हर साल मेरे 2 या 3 विजिट रहते हैं कहीं ना कहीं। मतलब अगर नियर बाय सिटी जैसे हैदराबाद का आनगिरी हिल्स है, तो ऑब्वियस उस टाइम मानसून पीरियड था, तो मानसून पीरियड में आनगिरी हिल्स बहुत अच्छे होता है, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि मैं पॉजिटिव आ गया था, और इवन मेरे रूममेट्स भी नहीं जा पाए। तो फिर मैंने सर्च करा आनंदगिरी हिल्स में क्या क्या है, इंसाइडर्स क्या है उसके, तो मुझे कई सारी चीजें ऐसी मिली आनंदगिरी हिल्स में। कुछ फॉल्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मतलब 12 महीने एक्टिव रहते हैं, कुछ फॉल्स मतलब वहाँ पे 3-4 फॉल्स हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ मानसून में रहते हैं। तो जो जो मानसून में रहते हैं वो बहुत कम जाते हैं उधर लोग उस फॉल्स में, तो मुझे वो देखने को मिला। फिर मैंने पूछा, गूगल पे देखा, एंड फिर आस पास है हमारे, तो महाराष्ट्र तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इंडिया, बहुत ज्यादा मानसून टाइम है। तो मैंने वहाँ एक्सप्लोर करा कि मेरा वहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट ट्रिप होगा तो मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो कई सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिली वहाँ पे कि हाँ, अगर मैं मतलब कि मुझे अपना बजट बहुत कम रख के जाना है, कैंपिंग भी करनी है, तो कई सारे ऑप्शंस मिले मुझे। मतलब कि क्या होता है जब हम टूर करने आते हैं तो हम मतलब यंगस्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आज शाम में बना चलो नेक्स्ट डे, तो उसमें हमारा बजट मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने उस टाइम बजट मैनेजिंग बहुत अच्छे से सीखा। मतलब ऑब्वियसली मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ, मुझे पहले भी आता था, तो बट और ज्यादा मतलब चीज के हाथ कैसे चलते हैं और कैसे उस चीज को बेनिफिशियल कर सकते हैं अपने लिए, तो ये ना उसमें सीखा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मतलब इसमें मतलब बहुत लाइफ हेक्टिक हो गई थी। अब ऑब्वियसली बात हर स्टूडेंट की हो जाती है, उसके बाद मुझे सिर्फ 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अभी जॉब में, ज्यादा नहीं है। तो मेरे लिए मतलब ऐसा हो गया था कि मैं अपने मतलब अपनी बॉडी की और अपने मेंटल हेल्थ की मैं वर्थ समझने लगा कि हाँ, कि जॉब वगैरह ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन इज टोटली अगेंस्ट फ्रॉम लाइक ये आलसपन वगैरह के, तो दैट्स व्हाई तो मुझे पता चली कि हेल्थ तो सब कुछ है, ये मुझे पता चला। तो जितना इतने टाइम में आपके साथ चीजें हुई, उस पे घर पे कैसा माहौल था? घर पे क्या, मम्मा भी मेरी पॉजिटिव आई थी, तो वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्चुअली वो डायबिटिक है, तो मेंटली थोड़ी वीक हो गई। उन्होंने बोलने लगी कि तू हो गया। और एग्जैक्ट मेरी मॉम को मतलब मेरी मम्मा को 14 डेज बाद सिम्टम्स आए थे। तो मैं जब पूरा मैं नेगेटिव आया तब मुझे ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि पोस्ट कोविड ज्यादा दिक्कत है, जैसे लंग्स में पेन होना, आपके कभी कभी मतलब आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, जैसे मैं अभी भी कभी कभी सफर करता हूँ चीज से, लंग्स में पेन होना। तो फिर टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक सर्टेन एज है हमारी मॉम की, 52 ईयर्स ओल्ड है वो, तो होता है कि हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि अपने मॉम डैड को छोड़ रहे हैं ना। इंडिया वालों के वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे सबको सिखाया जाता है कि नहीं, मॉम डैड तुम्हारे पहले रहते हैं चाहे कितना भी पैसा कमा लो। तो मैं उनमें से हूँ। तब थोड़ी टेंशन हुई मुझे कि हाँ, तब मुझे ज्यादा इफेक्ट करा, पोस्ट कोविड में ज्यादा दिक्कत आई। फिर उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन करा, विद इन 3 डेज मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था जब मैं नेगेटिव आया था। तो थोड़ा वर्क पे मतलब लाइक चीजें मोनोटोनस लगने लगी, बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग लगने लगी। क्यों लगेगी कि बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाती, आपका एक जगह पे बैठना,
आप रिएक्ट बहुत लेट करते हो। जैसे पहले आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से रिएक्ट करता था, बट तो उस टाइम बहुत नर्वस सिस्टम बहुत लेट रिएक्ट करता था। और इवन मुझे स्मेल, मतलब जैसे कोई भी फ्रेग्रेंस है तो मुझे लेट आना स्टार्ट होती थी। ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट वो तुरंत आ जाती थी। वो अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे डॉक्टर को मैंने चेकअप्स करवाए थे, तो बोला कि होगा अभी। तो बहुत सारी मैंने चीजें पढ़ी कि 6 मंथ ड्यूरेशन है इसका कोविड का, कि 6 मंथ तक मतलब हो सकता है, एक पूरी साइकिल है। बट कोई डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 मंथ्स है। तो इसमें कोई एक कहते हैं ना कि कोई चीज है नहीं, मतलब अभी बता नहीं सकते कि क्या एक्चुअल होगा बॉडी में। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऑफिस में आए दिन निकलते थे कि आज 3-4 पॉजिटिव आ गए, 3-4 कल आ गए। तो एक है ना बहुत ज्यादा स्कैरी सा माहौल हो गया था, बहुत ज्यादा। बट जब हम लोग रिकवर करें तो फिर लगा कोई बीमारी, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि वो इतने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हुआ तो इसलिए हल्ला हो गया बहुत ज्यादा। और फिर ऑब्वियसली बात है, जब इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है चीजों के लिए तो इजीली कर लेता है। तो 14 डेज मेरे लिए इनफ था। तो 14 डेज में मेरा पूरा क्वारंटाइन पीरियड मैंने बहुत एंजॉय करा था। आफ्टर डेट थोड़ी मैंने बताया वो मॉम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। शुक्रिया प्रगति और निखिल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज तक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से। आज के एपिसोड में इतना ही, मगर हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। एक कोविड पेशेंट के लाइफ का बड़ा बुरा दौर होता है, लेकिन उससे निकलने के बाद जब आप सेफ होते हैं तो वो फीलिंग ही अलग होती है। लेकिन ठीक होने के बाद भी कुछ परेशानियां होती हैं जो लंबे समय तक उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए ठीक होने के बाद भी लापरवाही की कोई जगह ना दें। हाथ धोना ना भूलिए और मास्क पहनना भी। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।